चलिए सबसे पहले 5 मिनट बतियाते हैं आप लोग से, उसके बाद फिर पढ़ेंगे। एक तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है 18वीं सदी का भारत। टॉपिक लिख देते हैं पहले, 18वीं सदी का भारत। अठारहवीं सदी का भारत। अब कुछ बात आपको समझा देते हैं, यहां पर समझाना जरूरी है, ठीक है। जैसे खाना खाना जरूरी है वैसे पानी पीना भी जरूरी है, समझे। देखिए देखिए 18वीं सदी का जो भारत है ना, 18वीं सदी का जो भारत है, 18वीं सदी का जो भारत है, इस समय एक तो मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। और दूसरी तरफ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो रहा था। देखिए 18वीं सदी, 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी, 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी, समझिए 1800 ईस्वी, यही 18वीं सदी है। तो इस समय एक तरफ 1707 ईस्वी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ, तो औरंगजेब के निधन होने के बाद, औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। और जब मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ तो नए नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ। जो नए नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ उसमें एक उत्तराधिकारी राज्य हुए, एक उत्तराधिकारी राज्य हुए, और एक दूसरा मुगल परिधि से बाहर के राज्य हुए। एक आपको उत्तराधिकारी राज्य हुए, राज्य हुए, दूसरा मुगल परिधि से बाहर के राज्य हुए, मुगल परिधि से बाहर के राज्य हुए, मुगल परिधि से बाहर के राज्य हुए। देखिए उत्तराधिकारी राज्य, उत्तराधिकारी राज्य, उत्तराधिकारी राज्य के अंतर्गत बंगाल आता है, बंगाल के बाद अवध आता है, हैदराबाद आता है, हैदराबाद आता है। ये सब उत्तराधिकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये सभी उत्तराधिकारी राज्य के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि बंगाल में भी मुगलों का शासन था। बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां पहले मुगलों के अधीन सूबेदार और दीवान के तौर पर काम करता था, सूबेदार और दीवान के तौर पर मुर्शिद कुली खां काम करता था। लेकिन डूबते हुए नाव की सवारी कौन करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता है। मुगल डूबता हुआ नाव के समान था। इसी वजह से मुर्शिद कुली खां ने अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया, बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लिया। तो मुगल शासन जहां था वहीं पर तो बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुर्शिद कुली खां किया।
इसी कारण तो बंगाल को उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है। फिर अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां ने किया। सादत खां कौन था? सादत खां पहले मुगलों के अधीन अधिकारी के तौर पर काम करता था। सादत खां पहले मुगलों के अधीन अधिकारी के तौर पर काम करता था, लेकिन डूबते हुए मुगल नाव की सवारी छोड़कर सादत खां ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। अवध भी पहले मुगलों के अधीन था। हैदराबाद में निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की। निजामुल मुल्क कौन था? पहले मुगलों के अधीन एक अधिकारी था, डूबते हुए मुगल नाव की सवारी करना छोड़ दिया और अपना अलग एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। तो ये तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले मुगलों के अधीन था। ये तमाम ऐसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था, बाद में मुगलों से स्वतंत्र हुआ, और इन सभी स्थानों पर स्वतंत्र शासन की स्थापना किसी न किसी मुगल अधिकारी ने ही किया है। यही कारण है कि ये सब उत्तराधिकारी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें बंगाल के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? तो वही सब तो बंगाल में पढ़ना होता है हम लोगों को। तो बंगाल को तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। बंगाल के बाद बच रहा है आगे अवध और हैदराबाद। बंगाल के बाद क्या बच रहा है? अवध और हैदराबाद। अवध के विषय में जानेंगे, हैदराबाद के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और जान लीजिए। मुगल परिधि से बाहर के राज्य के अंतर्गत मैसूर आता है। मैसूर को मुगल से कोई लेना देना नहीं था। पंजाब में सिख राज आता है, उसको भी मुगलों से कोई लेना देना नहीं था। तो ये सब मुगल परिधि से बाहर के राज्य हैं। लेकिन मैसूर में भी स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में ही हुआ है। पंजाब में भी स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में ही हुआ है। तो मुगल परिधि से बाहर के राज्य के अंतर्गत जो है आपको मैसूर आता है। इसको मुगल से कोई लेना देना नहीं था। पंजाब आता है, इसको भी मुगल से कोई लेना देना नहीं था। 18वीं सदी के भारत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन्हीं मूल तौर पर 5 क्षेत्रीय राज्यों को पढ़ते हैं, जहां अलग अलग व्यक्तियों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की और शासन करने का काम किया। यहां तक तो बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे है अवध और हैदराबाद। नोट के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। नोट में सबसे पहले मेरे ख्याल से हैदराबाद है। क्या है? हैदराबाद है ना? हाँ, हैदराबाद नोट के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। हैदराबाद कहा जाता है कि हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया था। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया था। निजामुल मुल्क आसफ जाही वंश का था। आसफ जाही वंश, जिस कारण इन्हें आसफ जाह की भी उपाधि प्रदान की गई है। और साथ ही साथ निजामुल मुल्क का जो मूल नाम था वह था चिन किलीज खां। निजामुल मुल्क का जो मूल नाम था वह था चिन किलीज खां। निजामुल मुल्क का मूल नाम चिन किलीज खां। चिन किलीज खां।
चिनकिलीज खां था। चिनकिलीज खां था। एक मुगल बादशाह, मुगल पढ़ाए हैं ना, उत्तरकालीन मुगल बादशाह पढ़ाए हैं ना? हाँ पढ़ाए हैं। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में एक मुगल बादशाह है, उसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जिनका शासनकाल है 1719 से 1748। 1719 से 1748। मोहम्मद शाह रंगीला जिनका शासनकाल 1719 से 1748 है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही मुगल साम्राज्य का सबसे ज्यादा पतन हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के समय निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खां मुगलों के अधीन सेवा दे रहा था और निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खां वित्तीय विभाग के, आर्थिक विभाग के बहुत अच्छे जानकार थे और इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के समय यह प्रयास किया कि मुगलों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बना दिया जाए, बेहतर बना दिया जाए, अच्छा बना दिया जाए। ऐसा प्रयास चिनकिलीज खां ने किया और जब चिनकिलीज खां ने मुगलों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करने लगा तो मोहम्मद शाह रंगीला को डर हो गया कि ऐसा न कि निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खां अपने आप को सशक्त और मजबूत बना ले और कल के डेट में हमको गद्दी से हटा दे और भारत का बादशाह न बन जाए। यह डर मोहम्मद शाह रंगीला को हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने खुले तौर पर निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खां को कहा कि ऐसा कीजिए ना, आप जो आर्थिक सुधार कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, आपको आर्थिक सुधार करने की जरूरत नहीं है। जब मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को यह बात कहा, निजामुल मुल्क मुगल साम्राज्य को बड़ी करीब से देख रहा था। निजामुल मुल्क को लगा ये नाव तो अब डूबने वाली है, इस नाव की सवारी हम क्यों करें। और फिर निजामुल मुल्क मोहम्मद शाह रंगीला को कुछ नहीं कहा, स्वयं दक्षिण भारत चले गए और दक्षिण भारत जाकर निजामुल मुल्क या चिनकिलीज खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली। जब निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली तो यह जानकारी उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को लगी। जब मोहम्मद शाह रंगीला को जानकारी मिली, जब मोहम्मद शाह रंगीला को जानकारी मिली तो मोहम्मद शाह रंगीला ने मुबारिज खां के नेतृत्व में मुगल सेना निजामुल मुल्क के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा कि जब हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया तो उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को जब जानकारी मिली तो मोहम्मद शाह रंगीला
मोहम्मद शाह रंगीला ने मुबारिज खां के नेतृत्व में मुगल सेना हैदराबाद निजामुल मुल्क के साथ युद्ध लड़ने के लिए भेजा। मुगल सेना अक्टूबर 1724 में हैदराबाद पहुंची और अक्टूबर 1724 में सुकरखेड़ा नामक स्थान पर निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में सुकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। सुकरखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई, मुबारिज खां की हार हुई। मुबारिज खां की हार नहीं थी, बल्कि जो मुबारिज खां की हार थी मुगलों की हार थी और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की हार थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की हार थी। अर्थात मुगल सेना निजामुल मुल्क की सेना से पराजित हो गया। जब पराजित हो गया ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला पैगाम भेजा निजामुल मुल्क को, और उस पैगाम में मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को कहा, बीच का रास्ता अपनाइए ताकि हम दोनों के बीच संबंध बना रहे, ताकि हम दोनों के बीच दोस्ती बनी रहे, हम दोनों एक दूसरे को मदद करते रहे। साथ ही साथ अपने पैगाम में मोहम्मद शाह रंगीला ने यह भी कहा, हम आपको पूरा दक्षिण भारत का वायसराय मानते हैं। हम आपको पूरे दक्षिण भारत का दक्कन का वायसराय मानते हैं। निजामुल मुल्क को लगा कि मुगल बादशाह कुछ भी है, मुगल बादशाह है, वो हमको पूरे दक्षिण भारत का वायसराय मान रहा है, बढ़िया बात है, तो इस एवज में हम उसको कर देना स्वीकार कर लेते हैं। भले ही निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर ली हो, लेकिन निजामुल मुल्क मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कर देता था। दोनों के बीच सुकरखेड़ा के युद्ध के बाद समझौता हुआ। उस समझौता के तहत निजामुल मुल्क ने मुगलों को कर देना स्वीकार किया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया, इन्हें आसफजाह की उपाधि प्रदान किया। दोनों के बीच समझौता हुआ। फिर निजामुल मुल्क अपना शासन करने लगे। निजामुल मुल्क जब हैदराबाद का निजाम बनकर शासन कर रहा था, उसी बीच में 1739 ईस्वी में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया। और नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के साथ 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा। और उस युद्ध में नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया। मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह से पराजित हुए। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को पैगाम भेजा, आप योग्य हैं, आप आइए और
नादिर शाह और हमारे बीच समझौता करवा दीजिए। हैदराबाद के निजाम निजामुल मुल्क दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचकर ईरान के शासक नादिर शाह और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच समझौता करवाया और मात्र 50 लाख रुपया युद्ध हार जाने के तौर पर देने को मुगल बादशाह को तैयार किया और नादिर शाह को कहा कि आप सतलज नदी पार कीजिएगा 20 लाख दे देंगे, सिंधु नदी पार कीजिएगा 10 लाख और दे देंगे, पाकिस्तान पार खैबर दर्रा पार कर जाइएगा 10 लाख और दे देंगे, और जब आप अपने साम्राज्य में प्रवेश कर जाइएगा तब 10 लाख और देंगे। ऐसे करके समझौता किया था निजामुल मुल्क। लेकिन निजामुल मुल्क ने नादिर शाह के साथ जो समझौता किया उस पर पानी फेर दिया था सआदत खां, जो कि अवध का नवाब था। आगे की कहानी सआदत खां के लिए भी रहने दीजिए, समझ गए। सआदत खां में आगे हम बताएंगे। लेकिन सआदत खां ने उस समझौता पर पानी फेर दिया, उससे आगे की घटना अवध में बताएंगे। इसके बाद हैदराबाद के निजाम जो निजामुल मुल्क थे, हैदराबाद के निजाम जो निजामुल मुल्क थे, निजामुल मुल्क के समय मराठा पेशवा मराठा भी पढ़ाए हुए। प्रथम मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, द्वितीय मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम का शासनकाल 1720 से 1740, 1720 से 1740। और हैदराबाद के निजामुल मुल्क का शासन 1724 से 1748। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क दोनों एक दूसरे का समकालीन था। बाजीराव प्रथम भी युद्ध लड़ने में विश्वास करता था, लड़ाकू पेशवा ऐसे तो नहीं कह दिया गया, युद्ध में विश्वास करते थे वो। बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजामुल मुल्क, बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजामुल मुल्क के राज पर 1728 में आक्रमण किया और फिर मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच महाराष्ट्र के नासिक के पालखेड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में पालखेड़ा का युद्ध कहा जाता है। जो पालखेड़ा का युद्ध है यह 1728 में हुआ था हैदराबाद के निजामुल मुल्क और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच, बाजीराव प्रथम के बीच। और उस युद्ध में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जीत हुई, मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जीत हुई और निजामुल मुल्क की हार हुई। तत्पश्चात बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई और इस मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने स्वीकार किया कि हम मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देंगे। पालखेड़ा के युद्ध में हारने के बाद ही हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया और मराठों को चौथ और सरदेशमुखी नामक कर दिया। कालांतर में शासन प्रशासन करते हुए हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन 1748 में हो गया। निजामुल मुल्क के 1748 में निधन होने के बाद नालायक निकम्मा शासक सब पैदा हुआ। नालायक निकम्मा शासक को कोई याद नहीं रखता है, हम लोगों को भी याद रखने की जरूरत ना है, समझ गए। निजामुल मुल्क के 1748 में निधन होने के बाद एकदम नालायक निकम्मा लोग सब था, निकम्मा शासक सब था, उसका कोई महत्व नहीं रहा।
1798 में अंग्रेज गवर्नर वेलेजली ने सहायक संधि का सूत्रपात किया और हैदराबाद को सहायक संधि के तहत 1798 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। हैदराबाद को 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और फिर हैदराबाद ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया और आजादी तक हैदराबाद ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना रहा। और फिर आजादी के बाद हैदराबाद एक देसी रियासत हुआ करता था। भारत में 550 से ज्यादा देसी रियासत थे, उसमें एक हैदराबाद भी था। हैदराबाद सबसे बड़ा देसी रियासत था। हैदराबाद सबसे बड़ा देसी रियासत था और हैदराबाद देसी रियासत एक ऐसा देसी रियासत था जो था भारत के दक्षिणी भाग के अंतर्गत एकदम मध्य में, लेकिन वो चाहता था हम मिले पाकिस्तान में, समझ, पाकिस्तान में मिले। हैदराबाद चाहता था, जो कभी पॉसिबल था ही नहीं। और हैदराबाद ने आजादी के बाद भारत सरकार के साथ समझौता किया कि 1 वर्ष तक यथास्थिति बनाई रखी जाए और इस समझौता के तहत लगभग पूरे 1 वर्ष तक यथास्थिति बनाया रखा गया। लेकिन फिर भी वहां के जो मुस्लिम जनता थी, वहां के जो सो कॉल्ड निजाम थे, वे अंतिम समय तक कहते रहे ना हम तो मिलेंगे पाकिस्तानी में। सरदार पटेल सेना भेज दिए, गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास था, भेज दिए सेना और बोले जाओ मिला देना पाकिस्तान में सबको। और फिर भारत की सेना हैदराबाद में एक विशेष प्रकार का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो। अब पता नहीं उसमें क्या किया, हैदराबाद का निजाम कहा ना हम तो मिलेंगे भारते में। और फिर ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद भारत में मिला लिए गए। और उसी हैदराबाद से आते हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM, समझ गए। AIMIM के जो संस्थापक है, प्रमुख सदस्य है असदुद्दीन ओवैसी, समझ गए, वही हैदराबाद से आते हैं। क्लियर, यही हैदराबाद है। हैदराबाद के बाद आगे है आपको अवध। अब हम लोग पढ़ेंगे अवध के विषय में। किसके विषय में पढ़ेंगे? अवध। अवध, 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 समझिए, सुनिए, देखिए आज का जो अयोध्या और आज का जो लखनऊ का इलाका है, आज का जो अयोध्या और आज का जो लखनऊ का इलाका है, उसी को पहले अवध कहा जाता था। अवध, क्या कहा जाता था? अवध। अवध भी एक समय मुगल साम्राज्य का अंग हुआ करता था। लेकिन बोले हैं ना, डूबते नाव की सवारी किसी को पसंद नहीं है। तो सादत खां को कैसे डूबते नाव की सवारी पसंद हो जाएगा? सादत खां अवध के क्षेत्र से बिलोंग करते थे। सादत खां ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। तो अवध में जो स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई है, अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां के द्वारा की गई है। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खां के द्वारा की गई है। सादत खां के द्वारा अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई है। जब अवध में सादत खां ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की तो मुगल बादशाह हुआ करते थे मोहम्मद शाह रंगीला। सादत खां ने मोहम्मद शाह रंगीला को कहा हम आपको कर देंगे, हमको स्वतंत्र शासक रहने दीजिए। तो उसको कर मिल रहा था, पैसा का जरूरत तो था ही बेचारा को।
अरे महाराज आप हंस रहे हैं, औरंगजेब के बाद सब बेचारा शासक ही था, बेचारा बादशाह ही था, एकदम घोर निकम्मा नालायक बेहया। उसके आगे भी हम बोलते हैं लेकिन क्लास में नहीं बोलते हैं। चलिए, तो उससे आगे क्लास में बोलना भी नहीं चाहिए, सही बात ना है। चलिए समझिएगा। सादत खां, तो सादत खां ने अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, शासन प्रशासन करना शुरू किया। आपको सादत खां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को, सादत खां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कर देता था। सादत खां जब अवध के नवाब हुआ करते थे तो उसी समय ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच करनाल का युद्ध हुआ और इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई और दोनों के बीच समझौता निजामुल मुल्क ने करवाया और 50 लाख में समझौता हो गया था। लेकिन सादत खां बीच में खेला कर दिया। सादत खां को लगा कि अगर ये समझौता सफल हो गया तो फिर तो बादशाह के नजर में निजामुल मुल्क अच्छा हो जाएगा, हम तो बादशाह के नजर में महत्वहीन हो जाएंगे। तो सादत खां ने ईरान के शासक नादिर शाह को पैगाम भिजवाया और सादत खां ने नादिर शाह को कहा, आप 50 लाख रुपया लेकर वापस जा रहे हैं, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आप मुगल बादशाह का खजाना खोलिए, उसमें 2 करोड़ रुपया है, आप उसको हराए हैं, सब ना रुपया लेकर के आप जाइएगा, सब पर अधिकार आपका है, तो आप सब लेकर के जाइएगा। सादत खां ये पैगाम भिजवाया किसको? नादिर शाह को। नादिर शाह को जब ये सूचना मिला, नादिर शाह को लगा कि ये तो बड़ी तेज आदमी निकला निजामुल मुल्क, ये तो हमको 2 करोड़ मिलता है, तो 50 लाख रुपया में निपटा रहा है हमको। तत्पश्चात नादिर शाह कहा ना, अब तो हम बादशाह का खजाना खोलेंगे और उसमें से 2 करोड़ लेकर हम जाएंगे। और फिर इसके कहने पर बादशाह का खजाना खोला गया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का खजाना सच में खाली, 50 लाख रुपया उसमें नहीं था। अब नादिर शाह को लगा ये तो सादत खां हमरो बुर्बक बना दिया, और उधर मोहम्मद शाह रंगीला को लगा कितना चट्टा आदमी है सादत खां कि कितना बढ़िया से जा रहा था उसको उकसा दिया है। अब दोनों इंतजार करने लगा इसका। इसको संदेश भिजवाया सादत खां को कि आप आइए दिल्ली, दिल्ली आइए, युद्ध लड़ेंगे नादिर शाह के साथ। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको संदेश भिजवाया, आइए नादिर शाह के साथ हम लोग युद्ध लड़ेंगे सब मिल करके। लेकिन इसको पता चल गया कि इसका भेद खुल गया, बेचारा आत्महत्या कर लिया। 1739 ईस्वी में दिल्ली जाने के बजाय आत्महत्या कर लिया, क्योंकि दिल्ली भी जाता नहीं नादिर शाह इसको छोड़ता, नहीं मोहम्मद शाह रंगीला इसको छोड़ता। तो होशियार बनने के चक्कर में जो है काम गड़बड़ हो गया सादत खां का पूरा, समझ गए। सादत खां फिर 1739 ईस्वी में ही आत्महत्या कर लिया। सादत खां 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। सादत खां के दाढ़ी उड़ी बढ़ गया है, वो नोचता है। 1 महीना में जानते 1 बार मनाते हैं, समझे। पैसा नहीं लग, पैसा ज्यादा 2 बार बनाएंगे ज्यादा पैसा लगेगा, 1 बार बनाते कम पैसा लगता है, समझे। हाँ, पैसा बचाने के कारण 1 माह में 1 बार बनाते हैं। सादत खां, देखिए सादत खां का निधन 1739 में हुआ। उनके निधन होने के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग,
उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग अवध का अगला नवाब बना। सफदरजंग अवध का अगला नवाब बना। और जो सफदरजंग है, इनका शासनकाल है 1739 से 1754। सफदरजंग का मूल नाम था अबुल मंसूर खां। जो सफदरजंग है, इसका मूल नाम था आपको अबुल मंसूर खां। अबुल मंसूर खां उसका मूल नाम था। सफदरजंग का मूल नाम था अबुल मंसूर खां। अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां। और सफदरजंग जब अवध का नवाब था ना, तो इन्हीं के शासनकाल के समय मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था, उसका निधन हो गया। मोहम्मद शाह रंगीला के निधन होने के बाद अगला मुगल बादशाह बना अहमद शाह। अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। इन्हीं के समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का निधन हुआ, और मोहम्मद शाह रंगीला के निधन होने के बाद इन्हीं के समय अगला मुगल बादशाह बना, उसका नाम था अहमद शाह। और मुगल बादशाह अहमद शाह ने अपना वजीर सफदरजंग को बनाया। अपना वजीर सफदरजंग को बनाया। सफदरजंग अवध का नवाब पहले से था। मुगल बादशाह अहमद शाह ने इसे अपना वजीर बना लिया, जिस वजह से इतिहास में इन्हें नवाब वजीर के नाम से पुकारा जाता है। इतिहास में सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? नवाब वजीर। नवाब वजीर के नाम से सफदरजंग को पुकारा जाता है। नवाब वजीर के नाम से सफदरजंग को पुकारा जाता है। बाद के वर्षों में जाकर सफदरजंग का 1754 में निधन हो गया। 1754 में जब सफदरजंग का निधन हुआ, तो सफदरजंग के निधन होने के बाद बंगाल का अगला नवाब बना अवध का अगला नवाब बना सुजाउदौला। सुजाउदौला अवध का अगला नवाब बना। सुजाउदौला 1754 से 1775 ईस्वी तक अवध के नवाब पद पर रहे। सुजाउदौला कि अगर गंदा कहां से उड़ता है, वो मुंह में गंदा आ जाता है। कहां से गंदा उड़ता है जो है? गंदों को पी गए। अच्छा लगा। सुजाउदौला, पंखा को उधर मुड़ा दीजिए महाराज, गंदा उड़ता है। चलिए आगे आइएगा। सुजाउदौला की अगर बात की जाए तो सुजाउदौला ने 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। उस युद्ध में सुजाउदौला ने अफगानों का साथ दिया था। सुजाउदौला ने अफगानों का साथ दिया था। अफगानों का साथ दिया था सुजाउदौला ने। उसके पीछे रीजन था, अगर ही अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का पानीपत के तृतीय युद्ध में साथ नहीं देता, इसका भी राज अहमद शाह अब्दाली हड़प लेता। अपना राज बचाने के लिए बेचारा मराठों के जगह अफगानों का साथ दिया। इसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि भारतीय सेना, भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुआ,
भारत की संयुक्त सेना में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये सब शामिल थे। उस भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने ही किया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि इसी के साथ की, शुजाउद्दौला के साथ ही की। और शुजाउद्दौला ने ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दिया था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को संरक्षण दिया था। ये तमाम कार्य शुजाउद्दौला के समय हुए। शुजाउद्दौला के बाद अवध का अगला नवाब बना आसफउद्दौला। आसफउद्दौला और जो आसफउद्दौला है, इनका शासनकाल है 1775 से 1797। आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया था। जानते हैं, जब अवध में सादत खान ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, जब अवध में सादत खान ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी, तो उस समय जो है, आपको क्या बोल रहे थे जी? क्या बोल रहे थे उससे पहले? क्या बोल रहे? ध्यान से उतर गया क्या? हाँ, जब अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना सादत खान ने किया, उस समय राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद। कहां हुआ करती थी? फैजाबाद। लेकिन जब आसफउद्दौला अवध का नवाब बना, तो आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बनाया। फैजाबाद से हटाकर लखनऊ को बनाया। और लखनऊ में आसफउद्दौला ने बड़े इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। बड़े इमामबाड़ा का निर्माण लखनऊ में आसफउद्दौला ने ही करवाया। और जो लखनऊ है, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। समझ गए? बाद में शासन प्रशासन करते हुए इनका निधन 1797 में हो गया। फिर इनके बाद अवध में और भी कई सारे नवाब हुए। लेकिन अवध के अंतिम नवाब की हम बात करें, तो अवध के अंतिम नवाब के रूप में वर्णन मिलता है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह जो कि अवध के अंतिम नवाब हुए। वाजिद अली शाह के शासनकाल के समय लॉर्ड डलहौजी ने, वाजिद अली शाह के शासनकाल के समय लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में जेम्स ऑट्रम के रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और अवध को 1856 ईस्वी में जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह बड़ी ईमानदार था, लेकिन इसकी पत्नी जो है, अंग्रेजों से यह गुहार लगाई कि उन्हें अवध का क्षेत्र दे दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने फिर से अवध का क्षेत्र वाजिद अली शाह और उनकी पत्नी बेगम हजरत महल को नहीं सौंपा, जिस वजह से बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में अवध और लखनऊ के क्षेत्र से कूद पड़ी थी। अवध और लखनऊ के क्षेत्र से अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ जो है कूद पड़ी थी। यही अवध और हैदराबाद के विषय में हुआ। तो उत्तराधिकारी राज्य में बंगाल, अवध, हैदराबाद आता है। बंगाल पहले पढ़ चुके हैं, अवध और हैदराबाद अभी हम लोगों ने पढ़ा। अवध और हैदराबाद अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब मुगल परिधि से बाहर के राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। मुगल परिधि से बाहर के राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। और मुगल परिधि से बाहर के जो राज्य है, उसमें मैसूर है और पंजाब है। तो इस सब के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो है, आप एक बार अवध और हैदराबाद दोनों पढ़ लीजिए। तो पढ़िए जल्दी।
पढ़ लिए जी। आए, अरे थोड़ा सा तो था ही महाराज, कितना टाइम लेते हैं आप लोग। आए, आइए। हैदराबाद, अवध और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किस मुगल बादशाह के समय हुई? मोहम्मद शाह। हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? आए, निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद शाह। निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद शाह। निजामुल मुल्क का मूल नाम क्या था? क्या था? सुकरखेरा का युद्ध कब हुआ है? सुकरखेरा का युद्ध कब हुआ है? किसके किसके बीच? इसमें किसकी जीत हुई है? आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुकरखेरा का युद्ध कब हुआ है? अक्टूबर 1724। सुकरखेरा का युद्ध कब हुआ है? आगे, पालखेरा का युद्ध कब हुआ? 1728। पालखेरा का युद्ध कब हुआ है? पालखेरा का युद्ध कब हुआ है? 1700। किसके किसके बीच? हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा। हैदराबाद के निजाम और मराठा। पालखेरा का युद्ध कब हुआ है? पालखेरा का युद्ध कब हुआ है? किसके किसके बीच? हैदराबाद के निजाम और मराठा। किसकी जीत हुई? मराठा। पालखेरा के युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? मुंशी शिवगांव। पालखेरा युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? मुंशी शिवगांव। और इसी संधि के तहत जो है, मुंशी शिवगांव की संधि के तहत ही जो है, हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार। किस संधि के तहत हैदराबाद के निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया? आए, मुंशी शिवगांव की संधि। चलिए ठीक है। और फिर जो है हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन कब हुआ? 1748। हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन कब हुआ? हैदराबाद को ब्रिटिश साम्राज्य में सहायक संधि के तहत कब मिलाया गया? 1798। कब मिलाया गया? 1700। आगे बताइएगा कि जो है हाँ, आजादी के बाद या आजादी के समय जो सबसे बड़ा देशी रियासत था वो कौन था? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद था। और इसके बाद आगे बताइएगा, हैदराबाद को भारत में कौन ऑपरेशन के तहत मिलाएगा? ऑपरेशन अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने किया? सादत खां का उत्तराधिकारी कौन बना? सफदरजंग का मूल नाम? सफदरजंग का मूल नाम। और नवाब वजीर किसे कहा जाता है? नवाब वजीर किसे कहा जाता है? नवाब वजीर। किस मुगल बादशाह ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया? किस मुगल बादशाह ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया? आए, सफदरजंग का उत्तराधिकारी कौन बना? आए, सुजाउद्दौला पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका साथ दिया था? अफगानों का। किसका साथ दिया? किसका साथ दिया? सुजाउद्दौला पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका साथ दिया? बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव किसके साथ किया था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अवध के किस नवाब ने संरक्षण दिया? सुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना? जब अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना हुई थी तो अवध की राजधानी कहां थी? अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ किसने बनाया? अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने बनाया? फैजाबाद से लखनऊ किसने बनाया? आगे बताइएगा।
लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया? अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? अंतिम नवाब। अवध को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? कब मिलाया गया? किसने मिलाया? कौन आधार पर? कुशासन। कौन आधार पर? कुशासन। किसके रिपोर्ट पर? जेम्स आउट्रम। किसके रिपोर्ट पर? किसके रिपोर्ट पर? जेम्स। क्लियर है ये बात? अब आगे आइए। आगे हम लोगों को पढ़ना है मैसूर। मैसूर देखिए, आज जिसे आप कर्नाटक कहते हैं उसी को पहले मैसूर कहा जाता था। आज जिसे आप कर्नाटक कहते हैं उसी को पहले मैसूर कहा जाता था। और इस चैप्टर को पढ़ते हुए, ऐसे भी चैप्टर क्लियर होगा नहीं, इस चैप्टर को पढ़ते हुए जो है हम लोगों को हैदर अली के विषय में जानना है और हम लोगों को टीपू सुल्तान के विषय में जानना है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के विषय में जानना है। क्या है समझिएगा। देखिए, मैसूर में मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य का शासन हुआ करता था। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अराबिडू वंश। अराबिडू वंश के समय में ही मैसूर में वड्डियार वंश के शासन की स्थापना हुई थी। मैसूर में वड्डियार वंश के शासन की स्थापना हुई थी। और मैसूर के वड्डियार वंश के शासक हुआ करते थे एक कृष्णराज। मैसूर के वड्डियार वंश के शासक हुआ करते थे। और जो कृष्णराज था वो नाम मात्र का शासक था। नाम मात्र का। उनके अधीन 2 मंत्री काम करता था। एक का नाम था नंजराज और एक का नाम था देवराज। एक का नाम था नंदराज, नंजराज, नंद नहीं, नंज। अरे नोट में छोड़िए ना महाराज, जो बता रहे हैं देखिए ना। एक का नाम था नंजराज और एक का नाम था देवराज। नंजराज वित्त मंत्री हुआ करता था। नंजराज क्या हुआ करता था? वित्त मंत्री। नंजराज वित्त मंत्री हुआ करता था। और जो देवराज था, देवराज जो है आपको सेनापति हुआ करता था। देवराज क्या हुआ करता था? सेनापति। वड्डियार वंश के शासक कृष्णराज नाम मात्र का शासक था। उसके अधीन 2 मंत्री था। एक का नाम था नंजराज, एक का नाम था देवराज। नंजराज वित्त मंत्री के पद पर था, देवराज सेनापति के पद पर था। यही दोनों मैसूर के शासन प्रशासन को कृष्णराज के समय देखा करता था। इन्हीं दोनों में से जो नंजराज है, नंजराज की सैन्य सेवा में नियुक्त हुआ था कौन? हैदर अली। और हैदर अली नंजराज के अधीन ही सैन्य सेवा में नियुक्त हुआ था। और हैदर अली नंजराज के अधीन ही सैन्य सेवा में नियुक्त हुआ था। हैदर अली अपनी योग्यता और सैन्य क्षमता और दूरदर्शिता और सैन्य कुशलता के बल पर नंजराज को गद्दी से हटा दिया। नंजराज देवराज दोनों को गद्दी से हटा दिया। और दोनों को गद्दी से हटा करके हैदर अली ने
अपने आप को मैसूर का राजा या मैसूर का शासक घोषित कर दिया। मैसूर का राजा या मैसूर का शासक घोषित कर दिया। हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ अच्छा संबंध था। हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ अच्छा संबंध था। अच्छा संबंध था। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के मदद से 1755 ईस्वी में तमिलनाडु के शहर डिंडीगुल में एक शास्त्रागार का निर्माण किया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों के मदद से तमिलनाडु के एक शहर डिंडीगुल में एक शास्त्रागार का निर्माण किया और हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का भी फ्रांसीसियों के साथ काफी बेहतर संबंध रहा था, काफी अच्छा संबंध रहा था। और फिर हैदर अली फ्रांसीसियों के मदद से शास्त्रागार की स्थापना किया और हैदर अली अपनी सैन्य कुशलता के बल पर नंजराज को गद्दी से हटा दिया और स्वयं शासक बन बैठे। स्वयं हैदर अली शासक बन बैठा। इस प्रकार मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई और हैदर अली का फ्रांसीसियों से बनता था। हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ बेहतर संबंध था। तो उस समय फ्रांसीसियों का कट्टर दुश्मन हुआ करता था अंग्रेज। फ्रांसीसियों का कट्टर दुश्मन कौन हुआ करता था? अंग्रेज। अंग्रेज यह चाहता था कि हैदर अली अंग्रेजों से मिलकर रहे, लेकिन हैदर अली को अंग्रेज पसंद नहीं था। हैदर अली को पसंद था फ्रांसीसी, तो हैदर अली फ्रांसीसी से मिलकर रहा। हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ बेहतर संबंध था। हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ बेहतर संबंध था। इसी को लेकर अंग्रेजों ने मैसूर के शासक हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के साथ युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। और कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, इन आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगले सोमवार तक के लिए होमवर्क यही है, इस नोट को 2 बार 3 बार पढ़ना है, 4 बार 5 बार जितना बार हो सके, ठीक है। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।